हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ पुरानी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ 2 मिनट के लिए। रिवाइज कर देते हैं। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में हमने समझा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ब्रेक करने में, रोकने में, ख़त्म करने में काम आती है, सिंपली, राइट। तो फर्स्ट लॉ में हमने बेसिकली फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, राइट, करेक्ट। सेकेंड लॉ में, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने ये कहा था कि फोर्स की एक वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस लॉ में हमने फोर्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। मतलब हमने फोर्स को क्वांटिटेटिवली कि उसकी वैल्यू कितनी होती है वो डिराइव करना समझा था, राइट। अब जो थर्ड लॉ हम आपके सामने रखने वाले हैं उसमें हम ये बात समझेंगे कि नेचर में आइसोलेटेड फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड फोर्सेस का मतलब होता है कि अकेली फोर्स किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो हमने समझना है। फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, अकेली एक फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए शुरू करते हैं। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, राइट। और इस वॉल पे हमने एक ऐसे हुक लगाया हुआ है एंड इस हुक के साथ हमने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है, लाइक दिस, राइट। एंड ये स्प्रिंग नेचुरली, इसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, मतलब जब आप स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब जो उसकी लेंथ होती है उसे नेचुरल लेंथ कहते हैं। सो दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट, L। दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रही। अब व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे स्प्रिंग के इस एंड को, लेट मी कॉल दिस एंड A एंड दिस इज एंड B। मैं स्प्रिंग को A एंड से होल्ड करता हूँ, राइट, एंड मैं इसे पुल करता हूँ। आई पुल इट टू दिस साइड। जब मैं इसको पुल करूंगा तो नेचुरली स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी, करेक्ट। दिस वॉज द हुक एंड नाउ द स्प्रिंग विल लुक लाइक दिस, elongated, लाइक दिस। मैंने इसको पुल किया, अब स्प्रिंग का एंड A यहां आ चुका है, एंड B अभी भी वहीं पे, बट जब मैंने इसको पुल किया तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा लंबा हो गया। क्या उस टाइम पे मुझे अपनी फिंगर पे, मैं इसको इधर से पुल कर रहा हूं, आई एम पुलिंग लाइक दिस, क्या मुझे अपनी फिंगर पे कोई फोर्स फील होगी? आंसर इज यस। स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो एक फोर्स जनरेट करेगा जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बट ये रीस्टोरिंग फोर्स किस फोर्स के इक्वल होगी? आंसर, जितनी फोर्स मैंने इस स्प्रिंग पे अप्लाई की होगी, फोर्स अप्लाइड बाय विक्रम सर, जितनी फोर्स मैंने इस स्प्रिंग पे अप्लाई की होगी उतनी ही फोर्स इस स्प्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी, राइट। बट ऐसा कैसे हो सकता है? स्प्रिंग अपने आप फोर्स कैसे जनरेट कर सकता है? आंसर इज, स्प्रिंग अपने आप फोर्स जनरेट नहीं कर रहा, वो मेरी फोर्स को एक पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फोर्स कभी भी आइसोलेटेड हो ही नहीं सकती। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपने उस पे फोर्स लगाई है तो वो आप पे फोर्स लगाएगा। देखिए ध्यान से, अभी मैंने स्प्रिंग को पुल किया तो स्प्रिंग ने वॉल की तरफ फोर्स लगाई,
सोचिए अगर मैं स्प्रिंग को पुश करता तो क्या होता, आइए देखते हैं। लेट्स से दिस वाज द स्प्रिंग हुक, राइट, एंड मैंने इस स्प्रिंग को अगर पुश किया होता तो क्या होता, दिस स्प्रिंग मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड, ये स्प्रिंग की लंबाई छोटी हो जाती, ए पॉइंट यहां आ जाता क्योंकि मैंने इसको पुल किया, सॉरी पुश किया, और स्प्रिंग पे मैंने फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में। अब ये स्प्रिंग किधर जाने की कोशिश करता बताइए, अब ये स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती बाहर की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स, और ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करता। इसका मतलब आप जिधर को फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पे, इस स्प्रिंग ने ऑपोजिट फोर्स लगानी है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, सिंपल। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आप पे लगाता है। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, आप प्लीज पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म ना यूज कीजिए, न्यूटन थर्ड लॉ पूरा लिखिए। एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Now what is this action and reaction? बच्चे, action is basically a force and reaction is also a force. So it means हर force के opposite और equal एक दूसरी force लगती है। इसका मतलब है फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। इस एग्जांपल में लेट्स से मैंने फोर्स अप्लाई की तो अप्लाइड फोर्स इज एक्शन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज रिएक्शन, करेक्ट। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज दैट बोथ दीज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दे अकर साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि आप जिस टाइम पे एक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो वो ठीक उसी टाइम पे आप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इक्वल अमाउंट्स में। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने उस पे फोर्स लगाई इसलिए उसने आप पे लगाई, नहीं, मतलब आपकी फोर्स उसकी फोर्स का कॉज है, नहीं, ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि हम दोनों एक दूसरे पे एक ही टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं। इट जस्ट हैपन्स टू बी कि आपके मन में ख्याल आया, अब वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है तो वो सोच नहीं सकता आप पे फोर्स लगाने का, तो आपके मन में ख्याल आया, फोर्स लगाते हैं, बट उसी टाइम पे उसके भी ये चीज़ आ गई कि हम भी एक फोर्स लगाते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस सेम टाइम पे अकर होती हैं, कोई किसी से पहले नहीं होती, कोई किसी के बाद में नहीं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर These action reaction pairs, इनको हम action reaction pairs कहते हैं। Action reaction force pairs act on different bodies. They always act on different bodies. For example, मैंने यहाँ पे applied force, मान लीजिए action force किस पे लगाई, spring पे, this is a spring, और इस spring ने वो restoring force किस पे लगाई, यहाँ पे मेरा हाथ था ना, मेरा hand था, उस पे मैंने यहां पे अप्लाइड फोर्स लगाई, स्प्रिंग को खींचा, मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, स्प्रिंग ने रीस्टोरिंग फोर्स किस पे लगाई, यहां पे मेरी उंगली थी ना, वो उसको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा है इधर को। सो ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो होते हैं फोर्सेस के, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये बैलेंस फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में नहीं आते। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ये आपका पैर है, ठीक है, दिस इज योर फीट। आपने जब आगे जाना होता है तो आप अपने फीट से अर्थ को पुश करते हैं, बेसिकली आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और अर्थ आपको आगे को पुश करती है, अर्थ आप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रिएक्शन फोर्स लगाती है। सो ये दोनों दो डिफरेंट बॉडीज हैं। एक्शन फोर्स किस पे लगी, अर्थ पे, और रिएक्शन फोर्स किस पे लगी, फीट पे या फुट पे। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। यस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। याद करिए बैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट।
अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे भी कोई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हो, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही 5 न्यूटन और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बैलेंस फोर्सेस। बट यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, इसलिए ये कभी भी दे नेवर कैंसल ईच अदर। दीज फोर्सेस डू नॉट कैंसल each other, right? So how do we write Newton's third law in the form of some formula? For example, let me say this is one object, इसका नाम है A, and this is another object, इसका नाम है B. This object is traveling in this direction, this object is traveling in the opposite direction, like this, एक ही लाइन में है, and they are going to collide each other. Let me call what is force on B due to A. इस बॉडी ने, A ने B पे कितनी फोर्स लगाई जब टक्कर हुई होगी? Let me call this as FBA. What is this? Force on body B due to A, right? And बदले में इस बॉडी ने इस पे कितनी फोर्स लगाई? Let me call it FAB. What is this? Force on body A due to B. So according to Newton's third law, जब भी ऐसा होगा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगी, FBA will be equal and opposite to FAB. and वेक्टर फॉर्म में है फोर्सेस, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमने ऊपर एरो लगा दिया। इसका मतलब A ने जो B पे फोर्स लगाई है और B ने जो A पे फोर्स लगाई है, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अगर इसने इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो B ने भी A पे 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाई है। बट ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट? नोट कर लीजिए। करेक्ट? ओके। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ के कई एप्लीकेशंस हैं जिनमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। सो पहला एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया, दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? सो पहला एप्लीकेशन हो गया व्हेन वी वॉक ऑन अर्थ, वॉकिंग, यस, जब हम चलते हैं। सो दिस इज अर्थ, दिस इज आवर फीट, राइट? सो हम अर्थ पे एक एक्शन फोर्स लगाते हैं, करेक्ट? और अर्थ हम पे एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, दिस इज रिएक्शन। अब अर्थ तो पीछे जाने को रही, इतनी हैवी जो है, तो ये रिएक्शन फोर्स जो है वो हमें आगे को मूव कर देती है। तो जब हम चलते हैं हम बेसिकली अर्थ को पीछे को फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट? नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज हॉर्स कार्ट पुलिंग। जब हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है तो देखो क्या होता है, आई राइट हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, राइट? सो बेसिकली हॉर्स के साथ भी सेम लॉजिक होता है। सो लेट्स से दिस इज द फुट ऑफ अ हॉर्स। हॉर्स ने जब आगे जाना है तो उसने अर्थ के ऊपर एक्शन फोर्स लगानी है, करेक्ट? एंड अर्थ ने उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगानी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये हॉर्स आगे को मूव कर जाएगा, राइट? नेक्स्ट, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ अ गन? जब हम कोई गन से फायर करते हैं तो जब आप गोली चलाते हैं तो गोली तो उधर को चली गई, बट गन थोड़ा सा पीछे को आती है, दिस इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। एंड ये क्यों होता है? देखिए, लेट्स से दिस इज अ गन,
राइट, एंड दिस इज अ ट्रिगर। यहाँ पे बुलेट है, करेक्ट। जब इस बुलेट ने आगे को जाना है तो इस गन ने, यहाँ पे गन पाउडर होता है जिसमें ब्लास्ट होता है, और एक पिस्टन की वजह से ये बुलेट बाहर को फोर्स लगा के भेज दी जाती है, राइट। अब ये फोर्स किसने लगाई? ये फोर्स लगाई बुलेट पे गन ने, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। अब ये बुलेट भी गन पे बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, सो दैट विल बी फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। नाउ गन इज वेरी हैवी, तो बुलेट जितनी आगे तो जाती नहीं है, बुलेट जितनी मूव तो करती नहीं है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो तभी जब आप कोई बहुत बड़ी राइफल कोई फायर करते हैं तो ये सिखाया जाता है कि उसे शोल्डर ब्लेड पे रख के फायर किया जाए, ताकि कि जो शोल्डर की ब्लेड है, शोल्डर का जॉइंट है, वो उस झटके को सह सके, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट, when you have you all sat on a boat, जो पेडल करने वाली बोट होती है, जब आप छोटी सी बोट पे बैठते हैं, बोट एंड पैसेंजर, आई राइट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज अ बोट जो कि शोर पे है या एक लेक में, बिल्कुल लेक के साइड पे है, तो यहाँ पे पानी है, राइट, दिस इज वाटर, और यहाँ पे आप खड़े हैं, दिस इज यू हैप्पी, बोटिंग करने के लिए जाने को मिलेगी, राइट। और आप इस, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बोट को, इस बंदे को नीचे कर देते हैं, सो दिस इज यू कि बोट में जाने को मिलेगा, खुश हो गए हैं, ठीक है। अब आप अपना पैर इस बोट पे रखते हैं, तो व्हाट यू डू इज, आप इस बोट पे अपना पैर रखेंगे ना, तो आप अर्थ को पीछे को करेंगे, आपने आगे को जाना है, आपने एक्शन किया अर्थ पे, अर्थ से आपको रिएक्शन मिला, आप आगे को जाते हैं। बट जब आप इस बोट पे जाते हैं, तो क्योंकि इस बोट, ये बोट पानी पे है और पानी अर्थ जितना रेजिस्टेंस नहीं देती, तो आपने देखा होगा जब आप आगे को बैठने की कोशिश करते हैं, ये बोट आगे मूव कर जाती है। तो उसको रोकने के लिए या तो इस बोट को बांधा होता है साइड से, या कोई एक और बंदा इस बोट को पकड़ के रखता है, ताकि जब आप चढ़ें उस पर तो वो आगे ना मूव करे। So all these are concepts of Newton's third law, right? Please note it down. And there are so many more concepts जो कि हमारी books में examples के तौर पे दिए होते हैं. So they are basically very basic concept is the same, Newton's third law. Now we are going to discuss the conservation of linear momentum. क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। लीनियर मोमेंटम के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, right? What is the meaning of a system? I'll tell you. System is basically a collection, or you can say a group of objects or particles. For example, आपके पास यहाँ पे एक system है. Let me take the example of a ball first. So this is a ball, right? A cricket ball. So even a cricket ball is itself a system. Why? क्योंकि क्रिकेट बॉल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स या कॉक पार्टिकल्स की बनी होती है। तो इट इज ग्रुप, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स, राइट? नाउ आई टेक अ बॉल एंड आई रिलेट इट विद अ बैट. So let's say we have, this is a ball and this is a bat. This is a ball and this is a bat. Now जब बॉल आती है, एक बॉलर बॉल फेंकता है और बैट उसे हिट करता है, तो तब बॉल और बैट के अलावा कोई और थर्ड ऑब्जेक्ट इन दोनों को टच नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे बॉल और बैट भी एक सिस्टम है. सो सिस्टम इज बेसिकली a group or collection of objects or particles, right?
जिन पे फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं. नाउ व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इट सेज if external forces, if I'll write if no external forces is acting on a system, then its linear momentum remains conserved. तब उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, और कंजर्व्ड का मतलब यहां पे कांस्टेंट रहता है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सी, लेट्स से एक बॉलर ने इस बॉल को फेंका और इस बॉल के पास मोमेंटम है 50, ओके, और बैट्समैन के हाथ में ये बैट है. इस बैट का मोमेंटम पहले है 0, क्योंकि बैट मूव नहीं कर रहा, बैट्समैन ने ऐसे बस रखा हुआ है. अब जब बैट्समैन ने अपना बैट घुमाया और इस बॉल को हिट किया, तो बॉल चला गया, पहले बॉल आ रहा था बैट की तरफ, ओके, और बैट था रेस्ट पे, करेक्ट. अब जब बैट्समैन ने इस बैट को हिट किया, तो ये बैट की पोजीशन चेंज हो गई है, ये बैट की पोजीशन चेंज हो गई है. अब इस बैट का मोमेंटम हो गया है 30, लेट्स से. तो बताओ इस बॉल का मोमेंटम कितना होगा? अब ये बॉल जा रही है उस डायरेक्शन में, बैट ने इसको हिट कर दिया, तो बताइए इस बॉल का मोमेंटम कितना होगा? अब आप ये सोचिए, जब बैट और बॉल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, आपस में टच कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, क्या इन दोनों में से कोई और फोर्स बाहर से लग रही थी? आंसर इज नो. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई. दैट मीन्स जितना इनका मोमेंटम पहले था, टोटल मोमेंटम इन दोनों का मिला के, वही टोटल मोमेंटम बाद में भी रहेगा आफ्टर दी हिटिंग. सो इनके पास टोटल मोमेंटम पहले कितना था? 0 + 50. तो इसका मतलब इनके पास फाइनली इन दोनों का मोमेंटम मिला के 50 ही रहेगा. अब उसमें से बैट के पास कितना है? 30. तो 50 - 30, 20 मोमेंटम जो है वो इस बॉल के पास होगा. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हम इसको कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह देते हैं. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रही, किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम कोलिजन होने से, टक्कर होने से पहले था, वही मोमेंटम टक्कर होने के बाद भी रहेगा. राइट. इसको हम एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस इज ऑब्जेक्ट ए, राइट, इसका मोमेंटम है p1, और दिस इज ऑब्जेक्ट बी, इसका मोमेंटम है p2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन हो जाती है, ऐसे इनकी टक्कर हो जाती है. अब टक्कर होने के बाद पहले ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, टक्कर हुई, एक दूसरे पे फोर्सेस लगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वापस चला गया, ये ऑब्जेक्ट भी वापस चला गया. तो इनका बस अब मोमेंटम कितना है? p3 एंड p4. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इनका पहले टोटल मोमेंटम था, पहले इनका टोटल मोमेंटम कितना था? p1 + p2, और दिस इज कोलिजन, राइट, एंड आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन, टक्कर होने से पहले, दिस इज कोलिजन फेस, एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन. सो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा. आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना? p3 p4 का सम. सो आई विल राइट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 0. देयरफॉर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. मतलब टक्कर होने से पहले जितना मोमेंटम था, टक्कर होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा. तो आई राइट टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to total final momentum. This is the basic law of conservation of momentum. इसको याद रख लीजिए तो आपको ये लॉ समझ आ गया. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. ये बेसिक लॉ है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. इस पे फोकस कीजिए. राइट. नाउ
अब इस लॉ को प्रूव भी करना होगा, हमें कैसे हम ये मान लें कि ये लॉ ट्रू है, तो आइए इस लॉ को प्रूव करते हैं। So, proof of law of conservation of momentum, right? So how do we prove this law? We draw a simple derivation. So first of all, let two bodies be there, two bodies of mass ma and mb be there. तो मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है ma, दूसरी बॉडी का मास है mb, राइट? And these bodies are moving towards each other with initial velocities ua and ub. तो इन दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ua एंड ub. सो इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ua इधर को, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ub इधर को, राइट? एंड दे आर मूविंग इन दी सेम लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, का मतलब एक ही लाइन में, तो मतलब कोलिजन होगी, राइट? सो दिस इज बिफोर कोलिजन, अभी इनकी टक्कर नहीं हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू थिंक दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? Yes, it is a system of particles, that too closed system, because इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, राइट? नाउ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के जब पास आते हैं एंड इनमें कोलिजन होती है, राइट? सो दिस इज द फेज ऑफ कोलिजन. यहाँ पे इनके कोलिजन हुई, करेक्ट? जब कोलिजन हुई तो ए बॉडी ने बी के ऊपर फोर्स लगाई. Let me call this force as force on B due to A, action force. और B बॉडी ने बदले में A के ऊपर फोर्स लगाई. इस फोर्स को मैं कहूंगा FAB. So I'll write upon collision both bodies exert forces on each other. What is FBA? It is force on body B due to A. This is body B, this is body A, right? What is FAB? FAB is force on body A due to B, right? Now, according to Newton's third law, action reaction forces are equal and opposite. That means FBA is equal to minus of FAB, right? That means कि force on B due to A and force on A due to B, these both are equal and opposite, right? अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन ये बॉडीज कैसे बिहेव करेंगी? आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज लेट्स से अपने अपने रास्ते वापस चली गई. सो आफ्टर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, इन दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज हो गई VA एंड VB, राइट? एंड इनके मासेस वही MA एंड MB. दिस वॉज at the time of collision, before collision, तब भी ये क्लोज सिस्टम थे एंड आफ्टर कोलिजन भी ये क्लोज सिस्टम है, क्योंकि इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, राइट? सिर्फ इनकी आपस में फोर्सेस लग रही है.
So FBA is equal to minus of FAB. Now what is the formula of force? Formula of force is mass into acceleration. अब ये फोर्स किस पे लग रही है? B पे, तो ये बन जाएगा mass, we know force is equal to mass into V minus U upon T. सही है, m into V minus U upon T, तो सीधा यही फॉर्मूला लगाते हैं. सो सी फोर्स इज, ये किस पे फोर्स लग रही है? बी ऑब्जेक्ट पे, तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसका मास आएगा एम बी इंटू फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी इज वी बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी वॉज यू बी डिवाइडेड बाय टाइम, लेट्स से टी. लेट्स से ये टाइम कितना लगा कोलिजन में? टी टाइम लगा. टी इज द टाइम. ठीक है, सो आई विल राइट कोलिजन occurs for time t and final velocities are va and vb respectively. After collision final velocities va and vb बन गई, right, is equal to minus of, अब फोर्स किस पे लग रही है? a पे, ma into final velocity of a va माइनस ua डिवाइडेड बाय टाइम. सेम है दोनों बॉडीज के लिए, सिर्फ टाइम ही सेम है क्योंकि दोनों बॉडीज के लिए टाइम कॉमन है. एक ही टाइम पे दोनों की टक्कर हुई है, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया क्योंकि वो इक्वल था. बस अब सिंपल कैलकुलेशंस. व्हाट इज दिस? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए. राइट, सारी v वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं और u वाली टर्म्स को राइट साइड पे. सो ये क्या बन जाएगा? एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. राइट, इसको रीअरेंज कर लेते हैं. यहां देखिए u वाली टर्म्स लेफ्ट पे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज एम ए यू ए? मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, टक्कर होने से पहले ए का मोमेंटम, प्लस एम बी यू बी इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू एम ए वी ए, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, प्लस एम बी वी बी इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. सो व्हाट इज दिस? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी का सम. सो दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. एंड व्हाट इज दिस? फाइनल मोमेंटम्स का सम. सो दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम. इसका मतलब है मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया. सो चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो ये इस बात का प्रूफ देता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रियल है, सच है, और ये हर जगह अप्लाई होता है. कैसे? दिस इज द डेरिवेशन. हमने दो ऑब्जेक्ट्स को सपोज कर लिया, दोनों के मास है एम ए एंड एम बी. पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इज यू ए, दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इज यू बी. दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और टक्कर होती है. टक्कर में दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगाते हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं. द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. एंड उसके बाद हमने जस्ट फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दिया जो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ा है. उसको अप्लाई करने के बाद टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. आई होप आपको ये लेक्चर समझ लगा होगा, पसंद आया होगा. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय.